8 जनवरी को ईडी की टीम कोलकाता के सॉल्ट लेक सेक्टर 5 पहुंची। यहां आईपैक कार्यालय और इसके प्रमुख प्रतीक जैन के लाउडन स्ट्रीट स्थित आवास पर छापा मारा गया। प्रतीक जैन टीएमसी के आईटी चीफ भी हैं। पश्चिम बंगाल में 1 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव का ऐलान होना है। ऐसे में वो टीएमसी के लिए चुनाव की रणनीति तैयार कर रहे हैं और जब उनके आवास पर ईडी की छापेमारी हुई तो हंगामा मचना तय था और ऐसा हुआ भी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी मौके पर पहुंच गईं। सीएम की मौजूदगी के बाद ईडी कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गई। पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर दी। तत्काल सुनवाई को कहा। ईडी की तरफ से कहा गया कि सुनवाई जल्दी नहीं हुई तो आसमान टूट जाएगा। सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है क्योंकि एक मुख्यमंत्री रेड वाली जगह जाती हैं और अहम सबूत ले आती हैं, जबकि ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि ईडी के छापे अवैध थे और जांच एजेंसी ने सारी सीमाएं लांघ दी थी। सुनवाई के लिए कोलकाता हाई कोर्ट ने 9 जनवरी की तारीख भी तय कर दी थी, लेकिन कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई तो ईडी सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। यहां भी जल्दी सुनवाई की डिमांड की। सुप्रीम कोर्ट से ईडी को कोई राहत नहीं मिल पाई। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट में जस्टिस शुभ्रा घोष की बेंच में सुनवाई शुरू हो गई। हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो ईडी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। 5 दिन में ही ईडी ने यू टर्न ले लिया। जो पहले कह रही थी कि जल्दी सुनवाई नहीं हुई तो आसमान फट जाएगा, अब जब हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा था तो ईडी की तरफ से सुनवाई रोकने को कहा जाने लगा। ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू सुनवाई टालने की बात कहने लगे। राजू ने कोर्ट में कहा, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसीलिए हाई कोर्ट को सुनवाई टाल देना चाहिए। आज सुनवाई नहीं होने से कोई आसमान फटकर नहीं गिर पड़ेगा। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोर्ट में पेश हुई सीनियर एडवोकेट डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि हमारी याचिका केवल राजनीतिक डेटा को सुरक्षित रखने और उसे मीडिया में लीक होने से बचाने तक सीमित है। हम चाहते हैं कि ईडी के पास जो सियासी डेटा है उसे मीडिया में लीक न किया जाए। टीएमसी की तरफ से दी गई इस दलील पर एसजी ने कोर्ट में दावा किया कि छापेमारी में ईडी ने कोई रिकॉर्ड जब्त नहीं किया है। ममता बनर्जी ही सभी दस्तावेज ले गई थी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू की इस दलील पर डॉक्टर गुरुस्वामी ने कहा कि अगर एसजी राजू कोर्ट को ये बता रहे हैं कि ईडी ने कुछ भी जब्त नहीं किया है तो कोर्ट को ये बयान रिकॉर्ड में रखते हुए याचिका को निपटाना चाहिए, जिसके बाद कोर्ट ने टीएमसी के पक्ष में याचिका का निपटारा। बंगाल में चुनाव से पहले उसकी निष्पक्षता को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के एक खुलासे के बाद तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल में चुनाव आयोग के एक शीर्ष अधिकारी ने आधिकारिक लिखित दिशा निर्देशों को दरकिनार करते हुए जिला अधिकारियों को व्हाट्सएप के जरिए अनौपचारिक आदेश भेजे। दरअसल आरोप है कि इन गोपनीय व्हाट्सएप संदेशों के जरिए मतदाता सूची के वेरिफिकेशन यानी सत्यापन की समय सीमा को जानबूझकर छोटा कर दिया गया। चुनाव आयोग के नियम कहते हैं कि किसी मतदाता का नाम काटने से पहले कई बार होम विजिट और पर्याप्त समय देना अनिवार्य है, लेकिन रिपोर्ट का दावा है कि इन आदेशों के कारण कानूनी अवधि खत्म होने से पहले ही बड़ी संख्या में मतदाताओं को अनुपस्थित घोषित कर दिया गया। इस खबर को शेयर करते हुए अब टीएमसी ने आरोप लगाया है कि जब लोग भाजपा को नहीं चुनते तो वे नियम ही बदल देते हैं। पुख्ता रिपोर्टों से पता चला है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के लिखित नियमों को किनारे कर दिया गया। इसकी जगह व्हाट्सएप पर अनौपचारिक निर्देश भेजकर डेडलाइन बदल दी गई। वेरिफिकेशन का समय कम कर दिया गया और कानूनी समय सीमा खत्म होने से पहले ही वोटर्स को अनुपस्थित घोषित कर दिया गया। ये सीधे तौर पर चुनाव आयोग के उन नियमों का उल्लंघन है जो वोटर्स को पर्याप्त समय देने और उनके घर जाकर जांच करने की गारंटी देते हैं। बिना किसी आधिकारिक रिकॉर्ड के नियम बदलने का मतलब है कि कोई जवाबदेही नहीं रहेगी, सिर्फ लोगों का वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। पार्टी ने आगे लिखा कि चुनाव आयोग को जवाब देना होगा कि वोटों की चोरी का आदेश किसने दिया और कितने नागरिकों के नाम चुपचाप लिस्ट से हटा दिए गए। वहीं इन सब के बीच बांकुड़ा में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प की भी खबर सामने आई है। टीएमसी ने एक गाड़ी से हजारों फॉर्म 7 बरामद करने का दावा किया है, जिसमें कथित तौर पर वोटरों के नाम काटने के लिए पहले से ही डिटेल भरे हुए थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे लोकतंत्र की चोरी करार देते हुए बीजेपी पर गंभीर साजिश का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके कार्यकर्ता कानूनी तरीके से फॉर्म जमा करने जा रहे थे, जिन्हें टीएमसी ने मारपीट कर छीना। प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग को चेतावनी दी है कि अगर इन त्रुटियों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे चुनाव नहीं होने देंगे। फिलहाल पुलिस फॉर्म्स जब्त कर मामले की जांच कर रही है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ी जीत मिली है। उनके खिलाफ दाखिल याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। ये मामला राहुल गांधी की 2024 में निकाली गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान की गई टिप्पणियों से जुड़ा हुआ है। नेता विपक्ष राहुल गांधी पर पीएम मोदी की जाति को लेकर बयान देने के आरोप लगाते हुए शिकायतकर्ता ने कहा कि राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद भी जाति से जुड़े बयान दिए थे और ऐसे बयान जनता को भड़काने वाले थे। उनका दावा है
कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है, बल्कि वो गुजरात के तेली समुदाय से संबंध रखते हैं। तेली समुदाय को 2000 में ओबीसी वर्ग में शामिल किया गया था। राहुल ने इन बयानों को देते वक्त खुद की जाति की पहचान को छुपा लिया था। उन्होंने कांग्रेस सांसद के बयान को देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बताया, लेकिन कोर्ट में उनकी याचिका टिक ही नहीं पाई। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने कहा कि शिकायतकर्ता के बयान और रिकॉर्ड में रखे गए सबूत से याचिका के पक्ष में कोई और आधार नहीं बनता और उनकी याचिका को खारिज कर दिया। आप जानते हैं कि इससे पहले भी मोदी उपनाम पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी पर आरोप लगे थे, जिसमें गुजरात कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था और उनकी सांसदी चली गई थी। उनका सरकारी आवास भी चला गया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी और अब एक बार फिर राहुल को कोर्ट से बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश के संभल जिले की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। लेकिन अब कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया है। हिंसा मामले में कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सीजेएम कोर्ट ने तत्कालीन सीईओ अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि 7 दिनों के भीतर आगे की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कोर्ट का यह आदेश अनुज चौधरी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हिंसा के दौरान घायल हुए युवक आलम के पिता यामी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी और बेटे आलम को पुलिस फायरिंग में गोली लगने का आरोप लगाया है। बता दें कि याचिकाकर्ता नखासा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उन्होंने 6 फरवरी 2025 को सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की थी। यामीन ने बताया कि उनका 24 वर्षीय बेटा आलम 24 नवंबर 2024 को घर से टोस्ट बेचने निकला था। शाही जामा मस्जिद क्षेत्र में पहुंचने पर पुलिस ने कथित तौर पर उस पर गोली चलाई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके साथ ही यामीन ने आरोप लगाया कि फायरिंग बिना उकसावे की गई और पुलिस ने हिंसा को दबाने के नाम पर निर्दोष युवक को निशाना बनाया। याचिका में तत्कालीन सीईओ संभल अनुज चौधरी और संभल कोतवाली के इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित कुल 12 पुलिसकर्मियों को नामजद आरोपी बनाया गया था। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि पुलिस ने इस घटना के बाद सही तरीके से जांच नहीं की और घायल युवक को अस्पताल पहुंचाने में भी लापरवाही बरती गई। और अब इस मामले की 9 जनवरी 2026 को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सभी नामजद पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने जानकारी दी कि पुलिस कर्मियों के खिलाफ फिलहाल एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। एसपी ने कहा कि इस आदेश के खिलाफ अदालत में अपील की जाएगी, जिसके बाद प्रशासन पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। की राजनीति के लिए कल 15 जनवरी का दिन बेहद अहम है। बीएमसी सहित राज्य के 29 नगर निकायों में वोट डाले जाएंगे। इन चुनावों को मिनी विधानसभा चुनाव कहा जाता रहा है। 16 जनवरी को नतीजों के साथ ये साफ हो जाएगा कि सत्ता की कमान किसके पास रहेगी। इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा बीएमसी की है। यहाँ 227 वार्ड के लिए 1700 उम्मीदवार मैदान में हैं। पुणे में 41 वार्ड की 165 सीटों और ठाणे की 142 सीटों पर वोटिंग होगी। पूरे राज्य की बात करें तो 29 निगमों में कुल 15,931 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी शिवसेना गठबंधन को चुनाव से पहले ही बड़ी बढ़त मिली है। उनके 66 उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुके हैं। इस चुनाव की सबसे बड़ी खबर रिश्तों का नया समीकरण है। करीब 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर एक साथ दिख रहे हैं। वहीं पवार परिवार में भी एकजुटता दिखाई दे रही है। अजित पवार और शरद पवार की पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी और शिंदे गुट का कुछ जगहों पर गठबंधन है तो कहीं बीजेपी अलग थलग पड़ गई है। वहीं कांग्रेस ने प्रकाश अम्बेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ हाथ मिलाया है। इन सबके बीच चुनाव आयोग ने इस बार ईवीएम के साथ प्रिंटिंग ऑक्सिलरी डिस्प्ले यूनिट के इस्तेमाल का फैसला किया है। इस पर राज ठाकरे ने कड़ा ऐतराज जताया। उनका आरोप है कि राजनीतिक दलों को अंधेरे में रखकर ये मशीन लाई गई। हालांकि प्रशासन का कहना है कि अगर कंट्रोल यूनिट का डिस्प्ले खराब होता है तो पैडू बैकअप के तौर पर काम करेगा। वहीं चुनाव से ठीक पहले महायुति के भीतर भी तनाव दिख रहा है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार का जिक्र करते हुए बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने विरोधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं बड़े काका का भतीजा हूँ, मेरे काका तुम्हारे बाप से भी बड़े हैं। दूसरी तरफ निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अब तक 21,153 लोगों पर कार्रवाई की गई है। मुंबई पुलिस ने छापेमारी कर 5.90 करोड़ रुपए की नकदी और करीब 54.84 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की है। अब इन सारी कवायद के बीच 15 जनवरी की सुबह वोटिंग शुरू हो जाएगी और 16 जनवरी की सुबह 10 बजे से काउंटिंग शुरू कर दी जाएगी, जिसके चंद घंटे बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि नगर निकायों की कमान किसके हाथ में। राजनीति में आज का दिन बहुत अहम रहा। मकर संक्रांति का दिन लालू परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि आरजेडी चीफ लालू यादव का परिवार फिर से एकजुट होता दिखाई दिया। आरजेडी चीफ अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के आवास पर पहुंचे और दही चूड़ा भोज में शामिल हुए। इस दौरान तेज प्रताप यादव पिता लालू यादव के साथ बैठे दिखाई दिए।
बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी वहां मौजूद रहे। तीनों मिलकर काफी गुफ्तगू करते दिखाई दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद से सियासी गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं हैं। लालू प्रसाद यादव के तेज प्रताप के घर जाने के बाद ये तय हो गया है कि राबड़ी आवास के दरवाजे तेज प्रताप के लिए खुल गए हैं। इस दौरान लालू यादव ने एक बड़ा बयान दिया, जिससे इस चर्चा को और हवा मिल गई। लालू यादव ने कहा कि बेटे तेज प्रताप यादव से उनकी कोई नाराजगी नहीं है। वहीं तेज प्रताप यादव ने कहा कि माता पिता हमारे लिए भगवान है, आशीर्वाद तो हमें मिलता रहेगा। तेज प्रताप के जरिए आयोजित किए गए दही चूड़ा भोज पर आरएलजेपी प्रमुख पशुपति पारस का भी बयान आया। उन्होंने दावा किया कि बिहार की राजनीति में नया मोड़ आएगा। जितना भी ग्रह था, ये ग्रह सब खत्म हो गया और आज से नया समीकरण बनेगा। जो लोग बिखरे हुए थे परिवार में, सब लोग एक हो जाएंगे और बिहार की राजनीति में नया मोड़ आएगा। चलो अब बोल तो दिए, चलो। उनके इस बयान के बाद अब कयास है कि जिस तरह लालू परिवार एक बार फिर एकजुट होता दिख रहा है, क्या तख्ता पलट की कोशिशें नाकाम हो गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों का समर्थन कर रहे थे, ईरान सरकार को धमकी दे रहे थे कि अगर इन प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक रोका गया तो अमेरिका हमला कर देगा। लेकिन जब ईरान की जनता खुलकर अपने सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के समर्थन में आ गई तो अमेरिका का दांव फेल हो गया। लेकिन अभी भी ट्रंप ईरान में दखल देना नहीं छोड़ रहे। अब उन्होंने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया है कि वो प्रदर्शन जारी रखे, मदद पहुंच रही है, रास्ते में है। उनके इस बयान को उकसावे की कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। यही नहीं, ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने भी ऐलान कर दिया है कि अब तक आपने अमेरिका के राष्ट्रपति का संदेश सुन लिया होगा, मदद आ रही है। जिस तरह से आप अब तक संघर्ष करते आए हैं उसे जारी रखें। उन्होंने जनता के साथ ही ईरानी सेना को भी संदेश दिया है और कहा है कि वो भी ईरानी शासन के खिलाफ बगावत करे, प्रदर्शनकारियों का साथ दे, जिससे साफ है कि ट्रंप हर हाल में ईरान की सत्ता को बदलना चाहते हैं। और अब जब कोई भी दाव काम नहीं आ रहा तो जंग एकमात्र विकल्प नजर आ रहा है। हालांकि पिछली बार भी जून 2025 में जो जंग हुई थी उसमें अमेरिका और इजरायल ऐसा करने में नाकाम रहे, लेकिन इस बार दोनों की तरफ से खुद को जंग के लिए और मजबूत किया जा रहा है। यही वजह है कि अब तक हमला नहीं हुआ, लेकिन अब वो घड़ी नजदीक दिखाई दे रही है, क्योंकि इजरायल ने अपना आयरन डोम एक्टिव कर दिया है। इजरायल के सार्वजनिक प्रसारक कान ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान इजरायल की हवाई रक्षा प्रणालियों में बदलाव किए गए हैं, जिसमें आयरन डोम इंटरसेप्टर सिस्टम की तैनाती भी शामिल है। कई सैन्य टुकड़ियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहीं पाकिस्तान में भी सीडीएफ आसिम मुनीर ने आपात बैठक बुला ली, जिसमें आईएसआई प्रमुख और एनएसए जनरल असीम मलिक, साउदर्न कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम, मिलिट्री इंटेलिजेंस प्रमुख, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और अन्य वरिष्ठ जनरल शामिल हुए। यह बैठक इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि पाकिस्तान की बड़ी सीमा ईरान से लगती है और पिछली बार भी जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था तो दावा किया गया था कि उसके बॉम्बर विमानों ने पाकिस्तान से ही उड़ान भरी थी। ऐसे में यह सवाल अब और मजबूत होते जा रहे हैं कि क्या अमेरिका ने तैयारी पूरी कर ली है? अब कभी भी ईरान में हमला हो